देखिए, राजपूतों की बहादुरी को आज पूरी दुनिया जानती है। आज हम देखेंगे राजपूतों ने अपने आत्मसम्मान के लिए क्या क्या कुर्बान कर दिया। आज का हमारा टॉपिक है आत्मसम्मान और खिलजी की क्रूरता का। किस प्रकार राजपूतों ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए खिलजी की क्रूरता का सामना किया। खिलजी ने किस प्रकार छल कपट धोखे से राजपूतों से गुजरात छीना, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ को जीता और वहां पर जौहर करने पर मजबूर कर दिया। किस प्रकार रणथंभौर को जीता गया, मालवाड़ को जीता गया, किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राजपूतों ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए क्या क्या न्यौछावर कर दिया। किस प्रकार राजपूत महिलाओं ने अपनी लाज मर्यादा को बचाने के लिए जौहर तक के रास्ते को अपना लिया। तो देखिए, बलबन के समय रणथंभौर जो सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्य था, सल्तनत के हाथों से निकल गया। जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर हमला तो किया, पर उसने रणथंभौर पर अधिकार जमाना काफ़ी मुश्किल लगा। इस तरह दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से बाहर रहे। अलाउद्दीन के सत्तारोहण के बाद एक नई स्थिति विकसित हुई। 25 वर्षों के अंतराल में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने गुजरात, मालवा पर कब्जा किया और राजस्थान के अधिकांश राजाओं को अधीन बना लिया। दक्कन और मदुरै तक दक्षिण भारत को रोन डाला और अपने अधीन कर लिया। इस विशाल क्षेत्र को दिल्ली के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया और इस नए युग का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया और इसे उसके उत्तराधिकारियों ने भी जारी रखा। इस समय मालवा, गुजरात और देवगिरी पर राजपूत राजवंशों का शासन था। आपसी शत्रुता के कारण न केवल मालवा, गुजरात पर विजय प्राप्त करना खिलजी के लिए आसान हुआ, बल्कि किसी भी आक्रांता को दक्षिण में अधिकांश दूर तक जाने का रास्ता मिल गया। गुजरात के बारे में देखें तो कई ठोस कारणों से तुर्क शासकों के लिए मालवा और गुजरात पर अधिकार करना जरूरी था। ये क्षेत्र न केवल उपजाऊ और आबाद थे, बल्कि गुजरात हस्तशिल्प उत्पादन का एक विशेष केंद्र था। खंबियात जैसे बंदरगाह ईरान, लाल सागर और अफ्रीका के देशों के साथ तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ लाभकारी व्यापार चल रहे थे। ये बंदरगाह गंगा की वादी के मालों के लिए भी निकासी मार्ग थे। गुजरात के बंदरगाहों से होने वाले विदेशी व्यापार से बहुत सा सोना चांदी गुजरात में आता था, जिससे गुजरात के शासक जो कि धनवान थे। मध्य और पश्चिमी एशिया में अगला दूसरा कारण है वहाँ पर आक्रमण करने का कि मध्य और पश्चिमी एशिया में मंगोलों के उदय तथा दिल्ली सुल्तानों के साथ उनके संघर्ष के कारण इस क्षेत्र से दिल्ली के लिए उम्दा घोड़ों की आपूर्ति में कठिनाइयाँ आने लगी। पश्चिम बंदरगाहों में भारत में अरबी, इराकी और तुर्की घोड़ों का आयात 8वीं सदी से ही व्यापार का एक महत्वपूर्ण बना हुआ था। 1299 के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के सुप्रसिद्ध सिपह सलारों में से 2 की कमान में एक सेना राजस्थान के रास्ते गुजरात पर आक्रमण की। रास्ते में उसने जैसलमेर पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। गुजरात का राजा इस कब्जे से भयभीत होकर लड़े बिना ही गुजरात से भाग गया। गुजरात के प्रमुख नगर को वहां पर तबाह कर दिया गया। इनमें अनिहिलवाड़ा भी था, जहां अनेक पीढ़ियों के दौरान अनेक सुंदर भवन और मंदिर बनवाए गए थे। सोमनाथ का सुप्रसिद्ध मंदिर, जिसका 12वीं सदी में पुनर्निर्माण करवाया गया था, इसको भी इसने लूट लिया। इस प्रकार बहुत सारा लूट का माल हाथ लगा। खंबियात के धनी मुस्लिम सौदागरों ने भी नहीं बख्शा गया, उनसे भी धन लूट लिया गया। बाद में दक्षिण भारत में अभियानों का नेतृत्व करने वाले मलिक काफूर यहीं पकड़ा गया था और उसे अलाउद्दीन के सामने पेश किया गया और जल्दी ही मलिक काफूर अलाउद्दीन का विश्वास पात्र बन गया। गुजरात अब दिल्ली के अधीन आ गया। जिस तीव्रता और आसानी से गुजरात जीता गया, वह संकेत देता है कि गुजरात का शासक अपनी प्रजा के बीच लोकप्रिय नहीं था।
लगता है कि उसके एक आमात्य ने जिस आमात्य की पत्नी को गुजरात के राजा ने जबरन उठा लिया था, गुजरात पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का साथ इस आमात्य ने दिया। देवगिरी के राजा रामचंद्र की सहायता से राजा रायकरण ने दक्षिण गुजरात के एक भाग पर अधिकार बना रखा था। यह दिल्ली और देवगिरी के यादवों के बीच युद्ध का एक और कारण था। फिर देखें राजस्थान गंगा वादी और गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी था। इसलिए गुजरात की विजय के बाद अलाउद्दीन ने राजस्थान में अपने शासन को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। सबसे पहले उसका ध्यान रणथंभौर ने खींचा, जहां पृथ्वीराज के चौहान वंशों का शासन था। उसके शासक हमीर देव ने यानी कि रणथंभौर के शासक हमीर देव ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ युद्ध के अनेक अभियान चलाए थे। धार के राजा भोज और मेवाड़ के राजा पर विजय पाने का श्रेय भी मिहिर को दिया जाता है, लेकिन मिहिर की यही जीतें उसका काल साबित हुई। गुजरात के अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय मंगोल सैनिकों ने लूट के माल में हिस्सा अलाउद्दीन से मांगा। नहीं देने पर इन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह अलाउद्दीन ने कुचल दिया और जमकर कत्लेआम किया। 2 मंगोल अमीर शरण पाने के लिए भागकर रणथंभौर चले गए। अलाउद्दीन ने हमीर देव को संदेश भेजा कि वे मंगोल उसकी जो सैनिक है उसको या तो मार दे या उनको अपने राज्य से निकाल दे। लेकिन शरण मांगने वाले के प्रति कर्तव्य की भावना से भरे हुए अमीर देव ने अपने किले और सैन्य बल के प्रति आश्वस्त हमीर देव ने अखड़कर जवाब दिया और उनको मारने या किले से बाहर भेजने पर मना कर दिया। रणथंभौर को राजस्थान का सबसे मजबूत किला माना जाता था और पहले वह सफलतापूर्वक अलाउद्दीन के ससुर जलालुद्दीन खिलजी का सामना कर चुका था। अलाउद्दीन ने अपने मशहूर सिपाहसालारों में से एक की कमान में सेना भेजी, लेकिन हमीर देव ने उसको नुकसान पहुंचाकर पीछे धकेल दिया, यानी कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी असफल हो गया, हमीर देव चौहान जीत गया। अंत में सवे अलाउद्दीन ने रणथंभौर को जीतने के लिए आ गया। मैसूर शायर अमीर खुसरो ने जो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था, किले और उसकी घेराबंदी का सजीवन वर्णन किया है। 3 माह की घेराबंदी के बाद जौहर का भयानक अनुष्ठान हुआ और सभी पुरुष मारने के लिए बाहर निकल आए। फारसी में जौहर का यह पहला विवरण है। राजपूतों के साथ लड़ते हुए सभी मंगोल भी मारे गए। यह घटना 1301 की है। फिर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर दृष्टि उठाई, यानी कि चित्तौड़ को जीतने की रणनीति बनाई, जो रणथंभौर के बाद राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसलिए अलाउद्दीन ने उसे झुकाना आवश्यक समझा। इसके अलावा उसके राजा रतन सेन ने खिलजी सेनाओं को मेवाड़ के इलाके से होकर गुजरात जाने की अनुमति देने से मना कर दिया था। इससे भी अलाउद्दीन खिलजी नाराज था। एक लोक कथा के अनुसार अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला इसलिए किया कि वह रतन सेन की खूबसूरत महारानी पद्मिनी को पाना चाहता था। अनेक आधुनिक इतिहासकार इस कथा को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि 100 साल से भी अधिक समय बाद पहली बार इसका जिक्र किया गया। बाद में हिंदी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे और रंगीन बनाया। इस कथा में पद्मिनी सिन्हली द्वीप की राजकुमारी है तथा रतन सिंह 7 समंदर पार करके ऐसे अनेक दुस्साहसों को वहाँ पर पहुँचता है और उस रानी को वहाँ से चित्तौड़ में लाता है। सुल्तान ने एक ऐसी रानी मुख देखने की मांग की, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसी रानी के मुख देखने की मांग की जो किसी और शासक की पत्नी थी। एक दर्पण में उसको दिखाने के लिए हमीर देव चौहान राजी हो गया, लेकिन यह उसके आत्मसम्मान
के विरुद्ध था, इसलिए राजस्थान के इतिहासकार ने इस कथा को मानने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर सख्त घेरा किया। अनेक महीनों तक घेराबंद लोगों ने शौर्यपूर्ण प्रतिरोध के बाद अलाउद्दीन ने 1303 में किले पर धावा बोला। राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया और अनेक योद्धा लड़ते हुए मारे गए। पद्मिनी और दूसरी रानियों ने भी जीवन का बलिदान किया और रतन सिंह जीवित पकड़ा गया। कुछ समय तक उसे कैद में रखा गया। चित्तौड़ को अलाउद्दीन के एक नाबालिग बेटे खिरज खान के हवाले किया गया और किले में एक मुस्लिम दस्ता रखा गया। कुछ समय बाद उसका भार रतन सिन्हा के एक रिश्तेदार रतन सिन्हा के रिश्ते के भाई को सौंप दिया गया। अलाउद्दीन ने जालौर को भी जीता। राजस्थान के दूसरे लगभग सभी प्रमुख राज्यों को अपने अधीन होने के लिए बाध्य किया। उसने राजपूत राज्यों में सीधा प्रशासन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। राजपूत राजाओं को शासन करने की अनुमति दे दी गई, पर उसका सुल्तान को नियमित खिराज देना पड़ता था। उसके आदेश मानने पड़ते थे। अजमेर, नागौर आदि कुछ महत्वपूर्ण नगरों में मुस्लिम दस्तके नियुक्त किया गया। इस तरह राजस्थान को पूरी तरह वश में कर लिया गया।